सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों, ये लफ्ज उस महान क्रांतिकारी के जिनके नाम सुनकर अंग्रेज वास्तव में थर थर कांपने लगते थे, जिन्होंने न केवल ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाए बल्कि अपनी कलम से देश में युवा क्रांतिकारियों में आजादी को लेकर ऐसा जोश और जुनून उजागर किया जो अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ फेंकने के बाद ही शांत हुआ, और जिनके साहस, बलिदान और शौर्य की गाथा सुनकर आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। महज 23 साल की उम्र में ब्रिटिशर्स के घुटने टेकने पर मजबूर कर देने वाले और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाकर खुशी खुशी फांसी के फंदे को चूमने वाले शहीद आजम भगत सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वीर भगत सिंह और राजगुरु ने ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या गलती से कर दी थी और असल में उनका टारगेट कोई और था। लेकिन कौन और क्यों? असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह ने खुद अपने आप को गिरफ्तार करवाया और महज 21 साल की उम्र में अपनी मौत की तिथि लिख दी। आखिर इतना बड़ा बलिदान देने के पीछे क्या वजह थी? और दुख की बात तो यह है कि महात्मा गांधी भगत सिंह की फांसी रुकवा भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मगर क्यों? जानेंगे वीर भगत सिंह की इस रोंगटे खड़ी कर देने वाली जीवनी में। लेकिन उसके पहले हर भारतीय उनकी याद में कमेंट बॉक्स में इनकलाब जिंदाबाद जरूर लिखे। 27 सितंबर 1907 के दिन पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में रहने वाले एक सिख परिवार में भगत सिंह का जन्म होता है। उनके पिता सरदार किशन सिंह, चाचा अजित सिंह और स्वर्ण सिंह उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत के कॉलोनाइजेशन बिल का विरोध करने के कारण जेल की सजा काट रहे थे। भगत सिंह का पूरा परिवार आजादी के संघर्ष में शामिल था। उनका पूरा बचपन स्वतंत्रता सेनानियों के बीच गुजरा। उन्होंने अपने पिता के साहस, बलिदान और देशभक्ति जैसे गुण सीखे। इसी भावना के चलते उन्होंने सिर्फ 5 से 6 साल की उम्र में अपनी मां विद्यावती कौर से कहा था कि मैं ब्रिटिश हुकूमत से प्रभावित गांव के स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, बल्कि उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल ज्वाइन किया, जिसकी जड़ें भारत के महान इतिहास से जुड़ी थी, जहां उन्होंने महज 10 साल की उम्र में अपनी कक्षाओं की किताबों के अलावा 50 अन्य किताबें भी पढ़ ली थी, जिनका विषय खासकर आजादी, क्रांतिकारी विचारधाराओं से जुड़ा हुआ था। यहां हम आपको भगत सिंह के बचपन का एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। एक दिन वो अपने खेत में जाते हैं, जहां उनके पिता सरदार किशन सिंह जमीन में आम की गुठलियां बो रहे थे। तभी भगत सिंह ने उनसे सवाल किया कि आप क्या कर रहे हैं? जवाब देते उनके पिता ने कहा, मैं बीज बो रहा हूं जो आगे चलकर पेड़ बनेगा और हम बहुत सारे आम खाएंगे। जो सुनकर भगत सिंह तुरंत दौड़ते हुए अपने घर गए और एक पुरानी बंदूक लेकर आए और जमीन में गड्ढा करके बंदूक को दफनाने लगे। तभी उनके पिता ने सवाल किया कि तुम क्या कर रहे हो? जो सुन भगत बोले, मैं बीज की तरह बंदूक बो रहा हूं ताकि खेतों में बंदूक के भी पेड़ उगेंगे और कुछ समय बाद हमारे पास कई बंदूकें होंगी जिनकी मदद से हम अंग्रेजों के साथ आजादी की जंग लड़ेंगे। वैसे तो भगत की ये बात कुछ लोगों को बचकानी लग सकती है, लेकिन उनके पिता ने इन बातों के पीछे भगत की विचारधारा को पहचाना और उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया, क्योंकि वो समझ चुके थे कि आगे चलकर भगत आजादी की बड़ी लड़ाई लड़ेगा। खैर, साल 1919 आते आते 12 साल के भगत ने सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म पर 100 से भी ज्यादा किताबें पढ़ ली थी। वो अपनी उम्र के बच्चों से काफी ज्यादा समझदार थे, लेकिन उन्हें आजादी का असली महत्व 13 अप्रैल 1919 के दिन, जब अमृतसर के जालियांवाला बाग में आंदोलन कर रहे मासूमों पर अंग्रेजों ने ओपन फायरिंग कर दी और बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया, जिससे जान बचाने के लिए हजारों लोग यहाँ वहां भागने लगे। कुछ लोग तो जालियांवाला बाग के कुएं में भी कूद गए और तड़प तड़प कर मर गए, और कुछ का शरीर गोलियों से छलनी हो गया। आजादी की लड़ाई के इस काले दिन पर करीब 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, और इस बारे में खबर मिलते ही 12 साल के भगत 40 किलोमीटर पैदल चलकर जालियांवाला बाग पहुंचे और खून से लथपथ देशवासियों को तड़प कर मरता देख उनकी रूह कांप उठी। भगत सिंह ने देश की आजादी को ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य तभी बना लिया। वो एक कांच की बोतल में खून से रंगी मिट्टी भरकर अपने घर ले आए। तभी उनकी बहन ने पूछा कि तुम इतनी देर कहां गायब थे? तो भगत सिंह मिट्टी दिखाकर बोले, ये मेरे उन शहीद देशवासियों का खून है जिन्हें अंग्रेजों ने बेरहमी से मार दिया।
मैं इनकी मौत का बदला लूंगा और अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ फेंकूंगा। जब भगत सिंह आजादी की लड़ाई के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें कोई राह नहीं दिखाई दे रही थी। इसी बीच 5 सितंबर 1920 के दिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों की हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, बल्कि उनके उत्पादों का इस्तेमाल बंद कर देंगे। उनके द्वारा बनाए गए स्कूल कॉलेज में पढ़ने नहीं जाएंगे और स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। भगत सिंह गांधी जी की इस विचारधारा से काफी प्रभावित हो गए और उन्होंने लाहौर में असहयोग आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। वो खुलेआम अंग्रेजों को ललकारा करते थे, ब्रिटिश सरकार द्वारा छापी गई किताबों को जलाया करते थे। अगले 2 सालों में अंग्रेज कंगाल हो चुके थे और हर देशवासी की तरह भगत सिंह को भी पूरा यकीन था कि अंग्रेज जल्द ही भारत छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन तभी चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। तब भगत सिंह ने काफी निराशा महसूस की और उन्होंने आजादी के लिए क्रांतिकारी मार्ग चुना, क्योंकि वो समझ चुके थे कि अगर हम अहिंसा के नाम पर कमजोर पड़ेंगे तो अंग्रेज हमें कभी आजाद नहीं होने देंगे। और यहीं से शुरू होती है भगत सिंह के साहस और बलिदान की कहानी। दरअसल सन 1923 में उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उनकी मुलाकात सुखदेव और भगवती चरण जैसे क्रांतिकारियों से हुई। वो पढ़ाई में काफी अच्छे थे। उनको उर्दू, हिंदी, गुरमुखी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं पर महारत हासिल थी। लेकिन असहयोग आंदोलन पर रोक लगते ही अंग्रेज बेकाबू हो गए थे। उन्होंने भारतीयों पर काफी ज्यादा अत्याचार करना शुरू कर दिया था और देश में आजादी की लड़ाई अपनी चरम सीमा पर थी। इसलिए भगत सिंह ने पढ़ाई छोड़ दी और खुद को पूरी तरह से स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। हालांकि सन 1924 में उन पर शादी करने के लिए परिवार वालों का दबाव पड़ने लगा। तभी भगत सिंह ने यह कहते हुए घर छोड़ दिया कि यदि मैं भारत की आजादी से पहले विवाह करूंगा तो मौत ही मेरी दुल्हन होगी, और वो कानपुर आ गए। भगत सिंह का मानना था कि देश का युवा आजादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका निभा सकता है, इसलिए वो बगावत करने के लिए लाखों युवाओं को अपनी तरफ करना चाहते थे। लेकिन उनके पास युवाओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कोई माध्यम नहीं था। इसलिए साल 1926 में उन्होंने लाहौर में कृति किसान पार्टी ज्वाइन कर ली और इसी पार्टी द्वारा प्रकाशित की जाने वाली मैगजीन कृति में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रामक लेख लिखने लगे। साथ ही अपने कुछ आर्टिकल्स के पंपलेट भी बांटने लगे। शहीद आजम भगत सिंह की लिखावट इतनी दमदार थी कि उनका लेख पढ़कर सभी का खून खौल उठता था, जो देख अंग्रेजी हुकूमत खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। इसलिए वो कैसे भी करके भगत सिंह की आवाज बंद करवाना चाहते थे। इसी बीच एक बार अंग्रेजों ने उन्हें पर्चे बांटते हुए गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में केस चलाया। ब्रिटिशर्स की अदालत भी भगत सिंह को आजाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने बेल के लिए 60,000 रुपए की मांग की। आज से करीब 100 साल पहले 60,000 का मूल्य आज के लाखों रुपए जितना होता था। इसलिए कोर्ट को लगा कि अब भगत सिंह जेल में सड़ते रहेंगे। लेकिन भगत सिंह के पिता ने जैसे तैसे करके 60,000 रुपयों का बंदोबस्त किया और उन्हें बेल दिलवाई। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लेख लिखना बंद नहीं किया। साथ ही नौजवान भारत सभा नाम से अपनी पार्टी का गठन भी किया। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुछ क्रांतिकारियों ने काकोरी कांड को अंजाम दिया, जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्रांतिकारियों की धरपकड़ की और रामप्रसाद बिस्मिल समेत 4 फ्रीडम फाइटर्स को फांसी की सजा सुनाई, जबकि 16 क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास में डाल दिया गया। इसी घटना के बाद भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की और अपनी पार्टी नौजवान सभा को HRA से जोड़ने की बात रखी। चंद्रशेखर भी भगत सिंह के इस प्रस्ताव से सहमत हुए और दोनों पार्टीज का विलय कर दिया गया और नई पार्टी का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। उसी साल जब साइमन कमीशन भारत आया तो लाला लाजपत राय ने उसका जोरदार विरोध किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस की MP जेम्स स्कॉट ने भीड़ पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया। उसने दूर से ही लाला लाजपत राय को देख लिया और खुद उनके पास पहुंचकर उन्हें बेत की छड़ी से मारने लगा और तब तक बेत चलाता रहा जब तक कि वो लहूलुहान होकर जमीन पर नहीं गिर गए। साथियों, लाला लाजपत राय बेहोश होने से पहले चिल्लाकर कह रहे थे, हमारे ऊपर चलाई गई हर लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में ठोकी गई कील साबित होगी। और 17 नवंबर के दिन अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया, जिससे देश के हर क्रांतिकारी का खून खौल उठा। अगले दिन 10 दिसंबर 1928 को देश भर में क्रांतिकारियों की लाहौर में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता भगवती चरण वोहरा की पत्नी दुर्गा देवी ने किया। इस बैठक में तय हुआ कि लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा
और ये जिम्मेदारी भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और जयगोपाल ने ली। इन चारों ने उस जगह का दौरा किया जहां उन्हें स्कॉट को मारना था और स्कॉट की गाड़ी का नंबर बताते हुए जयगोपाल को थाने के बाहर पहरा देने के लिए तैनात किया गया। लेकिन जयगोपाल ने स्कॉट को कभी देखा ही नहीं था और दुर्भाग्य से उस दिन स्कॉट ने छुट्टी ले ली थी क्योंकि उनकी सांस इंग्लैंड से लाहौर आने वाली थी। ऐसे में जब पुलिस स्टेशन से असिस्टेंट एसपी जेपी सैंडर्स बाहर आए तो जयगोपाल ने समझा कि यह स्कॉट है। उन्होंने इसकी सूचना भगत सिंह और राजगुरु को दे दी, जो सुनकर ये दोनों थाने के पास दौड़े चले आए और जब सैंडर्स अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे थे तब राजगुरु ने उन पर अपनी जर्मन माउजर पिस्तौल से गोली मार दी। भगत सिंह चिल्लाते ही रह गए, नहीं नहीं नहीं, ये स्कॉट नहीं है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने 3 गोलियां चलाकर जेपी सैंडर्स के सिर को छलनी कर दिया था और सभी क्रांतिकारी वहां से भाग निकले। इस पुलिस अधिकारी की मौत की खबर पूरे देश में आग की तरफ फैल गई और युवा क्रांतिकारियों के जहन में भगत सिंह और उनके साथियों के लिए आदर सम्मान बढ़ने लगा। लेकिन एक दिक्कत ये थी कि सैंडर्स की हत्या से ब्रिटिशर्स बौखला गए थे और वो लाहौर में भगत सिंह को पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे। ऐसे में वहां से निकलना जरूरी था, इसलिए भगत सिंह ने दुर्गा देवी से मदद मांगी। भगत सिंह ने अंग्रेजी पोशाक पहनी और एक पतली सी मूंछ रखी और टोपी पहनकर एक जेंटलमैन के रूप में तैयार हुए। दुर्गा देवी उनकी पत्नी बनी और राजगुरु ने उनके नौकर का भेष धारण किया। या अंग्रेज स्टेशन पर पगड़ी पहने सरदार को ढूंढते रह गए और भगत सिंह ट्रेन में सवार होकर लाहौर से कोलकाता पहुंच गए। कलकत्ता में कुछ दिन रहने के बाद भगत सिंह आगरा आए, जहां उन्होंने हींग की मंडी मोहल्ले में 2 घर किराए पर लिए, जहां उनकी अपने साथियों के साथ कई लंबी मीटिंग्स हुई। सबका मानना था कि इस हत्या का वो असर नहीं हुआ जिसकी उम्मीद वो सभी कर रहे थे। उन दिनों असेंबली में 2 बिलों पर चर्चा होनी थी। एक था पब्लिक सेफ्टी बिल, जिसमें सरकार को बिना मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया था। दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जिसमें श्रमिक संगठनों को हड़ताल करने की मनाही हो गई थी। तब भगत सिंह ने निर्णय लिया कि अब कुछ बड़ा करना होगा और बड़े से उनका मतलब था अपने प्राण की आहुति देना, ताकि युवा क्रांतिकारियों का खून खौल उठे और देश में स्वतंत्रता संग्राम की रफ्तार बढ़े। साथियों, जरा सोचिए, 22 साल का लड़का खुद अपनी मौत की कहानी लिख रहा था, लेकिन कैसे? तो उन्होंने बटुकेश्वर दत्त को अपने साथ लिया। दोनों ने मिलकर लो इंटेंसिटी का बम बनाया और जिस दिन यह बिल पेश किया जाने वाला था, यानी 8 अप्रैल के दिन, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त खाकी कमीज और शॉर्ट्स पहने हुए सेंट्रल असेंबली में दाखिल हुए और भगत सिंह ने काफी सावधानी से असेंबली में उस जगह बम फेंका जहां कोई मौजूद नहीं था। जैसे ही बम फूटा, पूरे हॉल में काला धुआं छा गया। चारों तरफ भगदड़ मचने लगी। तभी दर्शक गैलरी से असेंबली में कागज के पंपलेट उड़ने लगे, जिसमें लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत होती है। इसी के साथ भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव प्रोलेटेरिएट के नारे लगाना शुरू कर दिया और भागने के बजाय खुद ब्रिटिश पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गए। हालांकि भगत सिंह ये अच्छी तरह से जानते थे कि अगर वो गिरफ्तार हुए तो वो कभी आजाद नहीं हो पाएंगे, लेकिन उनकी जेल में ही मौत होगी। उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया। वो कहते थे कि मेरे खून का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा। चलिए अब जानते हैं गिरफ्तारी के बाद जेल में वीर भगत सिंह के साथ क्या क्या हुआ। तो भगत सिंह पर असेंबली बम केस और सैंडर्स की हत्या को लेकर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चलाया गया और जब तक फैसला आए तब तक उन्हें कैद में रखा गया। लेकिन जेल में रहकर भी भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई जारी रखी। उन्होंने सबसे पहले जेल में भारतीय कैदियों और अंग्रेजी कैदियों के बीच हो रहे भेदभाव के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी। शुरुआत में तो अंग्रेजों को लगा कि ये लोग कुछ दिन में खाने लगेंगे, लेकिन 1 दिन बीता, 2 दिन बीता और देखते ही देखते 64 दिन बीत गए। लेकिन भगत सिंह की भूख हड़ताल नहीं टूटी। इनका वजन कम होता जा रहा था और अंग्रेजों को डर था कि कहीं इनकी अगर जेल में मौत हो गई तो बाहर लोगों में इतना आक्रोश बढ़ जाएगा कि वो ब्रिटिश हुकूमत को कुचल देंगे। लेकिन भगत सिंह डटे रहे। जेल में उन्होंने फिर से किताबें पढ़ना शुरू किया और 2 साल में 300 किताबें पढ़ ली। साथ ही जेल के बाहर युवा क्रांतिकारियों को जागृत करने के लिए वो नियमित रूप से लेख भी लिखा करते थे। वो कहते थे कि राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद हूं। इस बीच 7 अक्टूबर 1930 के दिन सैंडर्स की हत्या के जुर्म में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई और 24 मार्च 1931 के दिन इन्हें फांसी दी जानी थी। यह खबर सुनकर देश में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन भगत सिंह के सिर पर एक शिकन तक नहीं आई। उस दौरान भगत सिंह ने एक बात कही थी, वे मुझे मार सकते हैं लेकिन वो मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन वो मेरी आत्मा को कुचलने में सक्षम नहीं होंगे।
हालांकि देशवासियों को ब्रिटिश सरकार का यह फैसला मंजूर नहीं था। देश भर में हाहाकार मच चुका था, हर तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही थी, विरोध प्रदर्शन आक्रामक रूप ले रहे थे और ब्रिटिश सरकार भी डर के मारे कांप रही थी और उन्हें यह डर था कि कहीं लोग जेल पर हमला ना कर दे और स्थिति उनके कंट्रोल से बाहर ना निकल जाए। इसलिए उन्होंने आनन फानन में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने की तारीख 24 की जगह 23 मार्च कर दी। बताया जाता है कि जब पुलिस अधिकारी भगत सिंह को फांसी के लिए लेने पहुंचे थे, तब वो खुशी खुशी उनके साथ चल पड़े और फांसी के वक्त भगत सिंह ने अपने हाथ पर रस्सी बांधने और चेहरे को काले कपड़े से ढकने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। उन्होंने अपनी मां को वचन दिया था कि जब भी उन्हें फांसी होगी तो वो फांसी के तख्ते से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। उन दिनों लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पिंडी दास सोंधी का घर लाहौर सेंट्रल जेल के बिल्कुल लगा हुआ था और ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि फांसी के वक्त भगत सिंह ने इतनी जोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था कि उनकी आवाज सोंधी के घर तक सुनाई दी थी। इस तरह भारत माता के इस वीर सपूत को वीर गति प्राप्त हुई और उनके इस बलिदान ने भारत के युवा क्रांतिकारियों में आजादी की एक अलग जोश और जुनून को भर दिया और ये जोश तब तक शांत नहीं हुआ जब तक देश को आजादी नहीं मिली। खैर, क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मगर क्यों? जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी शहीद आजम भगत सिंह की कहानी, जो आज भी हमारे रोंगटे खड़ी कर देती है। आखिर में हम आपसे इतनी सी गुजारिश करना चाहेंगे कि भगत सिंह की याद में कमेंट बॉक्स में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाइए और इस वीडियो को इतना लाइक और शेयर कर दीजिए कि आज के युवा को भारत के इस वीर की वीर गाथा जानने का अवसर मिले। साथ ही भारत के महान इतिहास से जुड़े ऐसे ही दिल छूने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।